अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आमिर जावेद है और हम फिज़िक्स का हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। उसमें प्रीवियस टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ वेव्स में ट्रांसवर्स वेव्स और वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी को स्टडी किया था। आज स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो इसे आप शॉर्ट के हवाले से नोट करेंगे। और ये 2015 में बोर्ड में भी आ चुका है। इसे जनरली वेव इक्वेशन कहा जाता है। इसके अलावा इसका क्वेश्चन ऐसे आता है जी, ड्राइव द रिलेशनशिप between velocity, frequency and wavelength of waves. Between velocity, frequency and wavelength ऑफ वेव्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको यूं आ सकता है जी, ड्राइव वेव इक्वेशन या ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसका ये भी आ सकता है, प्रूव दैट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। Prove that V is equal to f lambda, where V is the velocity of waves, f is the frequency of waves and lambda is the wavelength of the waves। ठीक है, तो अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि या तो आपको क्वेश्चन आएगा ड्राइव वेव इक्वेशन या ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स, या इसका शॉर्ट क्वेश्चन यूं बनता है, प्रूव दैट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। जब वेव्स मूव करती हैं किसी मीडियम में, वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम in which the particles of medium vibrate about their mean position। वेव क्या होता है कि किसी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होती है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से उस मीडियम में से वेव पास करती हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट over time। waves is a disturbance in a medium। waves किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है और डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं और वेव्स मीडियम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं। तो वेव्स जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं मीडियम में यूनिट टाइम के अंदर, उसे वेव्स की वेलोसिटी कहा जाता है। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स covered in the medium in unit time, the displacement covered in unit time is called velocity of waves। अब waves की velocity is equal to displacement over time, displacement covered by the waves in unit time is called velocity of waves। तो स्टूडेंट्स अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर इस मीडियम में हमने वेव्स प्रोड्यूस की, तो मीडियम के दो पॉइंट्स के दरमियान, सपोज मीडियम के दो पॉइंट्स हैं A और B, तो मीडियम के इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कवर करने में अगर वेव्स को टाइम लगता है कैपिटल T, टाइम कैपिटल T, तो डिस्प्लेसमेंट उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान होगा वेव्स की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के इक्वल।
तो पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर वेव्स को मीडियम के दो पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टाइम लगता है कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड के इक्वल, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, वो वेव की वेवलेंथ के इक्वल होगा। इफ स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव्स। तो यहां पर वेलोसिटी के फॉर्मूले में ये दोनों चीजें पुट करें, डिस्प्लेसमेंट की जगह लैम्डा यानी कि वेवलेंथ और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। अब यहां पर देखिएगा, इन दोनों को अगर हम ऐसे लिखें, लैम्डा इंटू 1/t यानी कि v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर कैपिटल टी। तो यहां पर हमने लैम्डा को सेपरेट कर लिया, लैम्डा इंटू 1/t, वेयर 1/t इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, f इज इक्वल टू 1/t। तो इसकी ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। स्टूडेंट्स, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। एक बार दोबारा इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। वेव इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव्स की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान आपने रिलेशन ड्राइव करना है, या प्रूव दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। इसके लिए स्टूडेंट्स आप कंसीडर करें कि आप मीडियम में वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी मीडियम में जब आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, सपोज वाटर के अंदर अगर आप पानी के टब के अंदर एक सिरे पर पेंसिल वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, तो पेंसिल के वाइब्रेट होने से मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं। तो जब मीडियम के पार्टिकल्स अपने इर्द गिर्द की पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वेव्स अपने सोर्स से दूसरे सिरे तक, दूसरे किनारे तक जाती हैं, यानी कि सोर्स से स्प्रेड होकर दूसरे एंड तक जाती हैं। तो वेव्स जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं या डिस्टेंस कवर करती हैं यूनिट टाइम के अंदर, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव्स इन यूनिट टाइम, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहां पे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। उसके बाद अब हमने इसको रिप्लेस करना है, इसकी टर्मिनोलॉजी देखनी है कि अगर वेव्स दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव करती हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करती हैं, ए से बी तक वेव्स को जाने में अगर टाइम लगता है टाइम पीरियड के इक्वल। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अगर वेव ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम लेती है टाइम पीरियड के इक्वल, यानी कि स्मॉल टी अगर कैपिटल टी के इक्वल हो जाता है तो फिर ज़रूरी है उसके लिए कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेव की वेवलेंथ के इक्वल होता है। यानी कि एक वेवलेंथ कवर करने में जो वेव्स को टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। एक वेव कंप्लीट करने में या एक वेवलेंथ कवर करने में जो वेव्स को टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में अगर जो वेव को टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के इक्वल है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लिखा, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लैम्डा के इक्वल है, वेवलेंथ के इक्वल है और स्मॉल टी कैपिटल टी के इक्वल, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक लैम्डा ओवर कैपिटल टी को हमने लैम्डा इंटू 1/t लिख दिया। तो f इज इक्वल टू 1 कैपिटल टी। दिस इज द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फिर हमने यहां पर 1/t की जगह उसकी वैल्यू पुट की f, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। दिस इज वेव इक्वेशन। इस फॉर्मूले को वेव इक्वेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको शॉर्ट में आ सकता है, आपने इसके दो पॉइंट्स याद रखने हैं।
जो आपके लिए क्रिटिकल है, कि जब आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तो क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं और वेव्स आगे स्प्रेड होती हैं, वेव्स आगे की तरफ जाती हैं। तो जब वेव्स आगे जाती हैं तो वेव्स यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं उससे निकलती है स्पीड ऑफ वेव्स। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और एक पॉइंट आपने सपोज करना है कि वेव एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट तक बी तक मूव करने में जो वेव्स ने टाइम लिया, अगर वो टाइम पीरियड के इक्वल आ गया, यानी कि जो वेव्स का टाइम पीरियड है उसके इक्वल आ गया, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेव की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के इक्वल होगा। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, तो आपको इजीली वेव इक्वेशन का फॉर्मूला, वेव इक्वेशन समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है जिस चैप्टर का, रिपल टैंक। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको दोनों हवालों से आपने याद करना है, आपने दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा किस तरह से। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसके साथ वेव्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं वेव्स की। तो कोई सी एक प्रॉपर्टी रिपल टैंक के साथ अटैच करके वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, या इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स की, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, इन तीनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है वो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हमने रिपल टैंक की डेफिनेशन करनी है। अ डिवाइस that is used to produce water waves and to study their characteristics. अ डिवाइस एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा आला दैट इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर वेव्स की खसूसियात को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस डिवाइस को कहा जाता है रिपल टैंक। ये रिपल टैंक में बेसिकली हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, और वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के बाद वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, इनको स्टडी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा आला जो लेबॉर्ट्री में वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने और वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे रिपल टैंक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है वो इसकी कंस्ट्रक्शन। A device that is used to produce water waves in the laboratory, लेबॉर्ट्री में वाटर वेव्स यूज करने के, प्रोड्यूस करने के काम आता है, और साथ में वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको रिपल टैंक कहा जाता है। रिपल का मतलब भी बेसिकली वेव्स ही होता है। जो छोटी वेव्स होती हैं, स्मॉल वेव्स,
उनको रिपल्स कहा जाता है। स्मॉल वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिपल्स। जो छोटी वेव्स होती हैं, स्मॉल वेव्स होती हैं, उनको रिपल्स भी कहा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे। इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम। एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है जिसका बॉटम, जिसका पेंदा शफाफ शीशे का बना हुआ होता है, जिसके लाइट पड़ने से जिसके आर पार आपको नजर आ सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे, और इस रेक्टेंगुलर ट्रे को एक स्टैंड पर रखकर एक टेबल सरफेस से नियरली ½ मीटर अबव रखा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे प्लेस्ड नियरली ½ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है जिसको टेबल सरफेस से ½ मीटर ऊपर रखा जाता है। ये टेबल सरफेस है, और टेबल सरफेस से स्टैंड पर रखकर इसको ½ मीटर ऊपर प्लेस किया जाता है। ये मेज की सरफेस से, टेबल की सरफेस से तकरीबन ½ मीटर ऊपर होती है, और इसमें पानी भरा जाता है। पानी के साथ इसके एक सिरे पर, एक एंड पर एक वुडन प्लेट होती है जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर के साथ अटैच होता है। अ वुडन प्लेट और इस वुडन प्लेट के साथ एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर अटैच होता है। इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर अटैच होता है, और इस सारे ऑपरेटर्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब हैंग किया जाता है। इसके अंदर रिपल टैंक की ट्रे के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसका इमेज नीचे स्क्रीन पर, टेबल सरफेस पर या तो हमने स्क्रीन लगाई होती है या वाइट कलर का पेपर लगाया होता है। तो जो वेव्स इस रिपल टैंक की ट्रे के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उसका इमेज नीचे इस पेपर या स्क्रीन पर हमें हासिल होता है इस बल्ब की लाइट में। एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी हमने इसके ऊपर, सारे ऑपरेटर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक बल्ब हैंग किया होता है। स्टूडेंट्स, ये सारी कंस्ट्रक्शन आप दोबारा सुनिए। अ रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे। एक रिपल टैंक में एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है हैविंग ग्लास बॉटम, जिसका बॉटम शीशे का बना हुआ होता है। हैविंग ग्लास बॉटम, जिसका बॉटम शीशे का बना हुआ होता है, इस प्लेस नियरली ½ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल, और इसको टेबल सरफेस से तकरीबन ½ मीटर ऊपर रखा जाता है। इस प्लेस्ड नियरली ½ मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ टेबल, टेबल की सरफेस से ½ मीटर इसको ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और इसकी एक इसके अंदर पानी होता है, और इसकी एक साइड पर एक वुडन प्लेट होती है जिसके साथ एक मोटर, एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर अटैच होता है। और इस प्लेट का, ये प्लेट ऐसे होती है कि ये ट्रे और इस प्लेट का जो लोअर सरफेस है वो नीचे पानी को टच कर रही होती है, लेकिन जो वुडन प्लेट का लोअर सरफेस है ये ट्रे के बॉटम को टच नहीं कर रही होती, उसके ऊपर बस पानी को टच कर रही होती है। यानी कि ये सपोज अगर ट्रे में पानी है तो ये पानी, इसकी नीचे वाली सरफेस पानी को टच कर रही है लेकिन ट्रे के बॉटम को टच नहीं करती। और ट्रे के नीचे टेबल सरफेस पर वाइट कलर का पेपर लगाया जाता है या स्क्रीन लगाई जाती है, और इस सारे ऑपरेटर्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब हैंग किया जाता है कि ट्रे के अंदर जो भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ट्रे के अंदर जो भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसका इमेज नीचे पेपर पर हमें हासिल होता है, उसका इमेज नीचे हमें पेपर पर दिखाई देता है। तो अब हम जब मोटर को ऑन करते हैं, वाइब्रेटर ऑन होता है, तो ये वुडन प्लेट या ये वाइब्रेटर पानी के अंदर जब वाइब्रेट करता है तो इसके पानी के अंदर वाइब्रेट करने से स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। पानी के अंदर वाइब्रेट करने से स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और इन वेव्स का इमेज इस बल्ब की लाइट में, क्योंकि इसका बॉटम, ट्रे का बॉटम
ट्रांसपेरेंट ग्लास का, शफाफ शीशे का बना हुआ है, तो इसके अंदर जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं बल्ब की लाइट में, उसका सारे का सारा इमेज हमें इस वाइट पेपर पर या स्क्रीन पर हासिल होता है। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स के वेव्स के दो हिस्से होते हैं, एक को क्रस्ट कहा जाता है, एक को ट्रफ कहा जाता है। तो वेव्स के जो क्रस्ट होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं और ब्राइट लाइंस की शक्ल में दिखाई देते हैं। द क्रस्ट्स ऑफ वेव्स acts like convex lens and look bright. जो वेव्स के क्रस्ट होते हैं वो कन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या करता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम कन्वेक्स लेंस को भी पढ़ेंगे। कन्वेक्स लेंस का काम ये होता है कि वो लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि वो लाइट को एक दफ़ा कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि उसने लाइट को कन्वर्ज कर देना होता है। तो जो वेव्स के क्रस्ट होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं और लाइट को इकट्ठा कर देते हैं। तो जहां पर लाइट इकट्ठी हो जाती है वो जगह में ब्राइट दिखाई देने लगती है। इसके साथ जो वेव्स के ट्रफ होते हैं वो कनकेव लेंस की तरह एक्ट करते हैं। द ट्रफ्स of waves acts like concave lens and become dark becomes dark between bright lines. तो स्टूडेंट्स वेव्स के जो क्रस्ट हैं वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज कर देना, इकट्ठा कर देना, इसीलिए वेव्स के क्रस्ट ब्राइट फ्रिंजेस की शक्ल में, ब्राइट लाइंस की शक्ल में दिखाई देते हैं। और जो होते हैं वेव्स के ट्रफ कॉनकेव लेंस की तरह काम करते हैं और कॉनकेव लेंस का काम होता है लाइट को डाइवर्ज करवा देना, लाइट को स्प्रेड करा देना। तो जहां से लाइट स्प्रेड होती है वो एरिया डार्क हो जाता है। तो ये इस तरह से ब्राइट और डार्क लाइंस की शक्ल में क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। तो जो ब्राइट लाइन होती है ये होता है जी क्रस्ट, और जो ब्राइट लाइंस के दरमियान डार्क एरियाज होते हैं वो होते हैं ट्रफ। तो स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। तो अब तक हमने जो पढ़ा हम उसको रिवाइज करते हैं एक दफ़ा, और उसको रिवाइज करने के बाद एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने के बाद जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई आप एक दफ़ा दोबारा अंडरस्टैंड कर लें कि हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया रिपल टैंक। रिपल वेव्स को कहा जाता है। रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेबॉर्ट्री में वेव्स को प्रोड्यूस करने और वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो लेबॉर्ट्री में वेव्स को प्रोड्यूस करने और वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। यही हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा डिवाइस जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने और वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको रिपल टैंक कहा जाता है। रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे
इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है हैविंग ग्लास बॉटम, जिसका बॉटम ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है, शफाफ शीशे का बना होता है। ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसके अंदर लाइट पास कर सकती है और उसका शेडो नहीं बनता। प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल, और उसको टेबल सरफेस से हाफ मीटर ऊपर रखा जाता है। प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल, और इसके अंदर पानी भरा होता है और इसके एक साइड पर एक वुडन प्लेट होती है जिसके साथ इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर अटैच होता है, और उस वुडन प्लेट की जो लोअर सरफेस होती है वो पानी की अपर सरफेस को टच कर रही होती है, लेकिन वो ट्रे के बॉटम को टच नहीं कर रहा होता, ट्रे के नीचे तक नहीं जा रहा होता। और इस सारे ऑपरेटर्स के ऊपर हमने एक बल्ब लगाया होता है जिसकी लाइट पे हम इन वेव्स का इमेज नीचे पेपर या वाइट पेपर या स्क्रीन पर इसका सारा इमेज देख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम ये वाइब्रेटर ऑन करते हैं तो वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करता है तो वाटर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जिसकी शक्ल में ब्राइट और डार्क लाइंस की शक्ल में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जो वेव्स के क्रस्ट होते हैं वो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करते हैं, वेव्स के क्रस्ट क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए ब्राइट लाइंस की शक्ल में दिखाई देते हैं। और जो वेव्स के ट्रफ होते हैं वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करते हैं, और कॉनकेव लेंस क्योंकि लाइट को स्प्रेड कर देता है तो वेव जहाँ पर लाइट स्प्रेड हो जाती है वो एरिया डार्क हो जाता है। तो इसी तरह हमें ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क लाइंस की शक्ल में वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स इसी तरह हमने सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस करनी हो रिपल टैंक के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि इस वाइब्रेटर को उठाकर इसको वर्टिकल कर देते हैं और इसके साथ लगा हुआ जो नोब है वो पानी की सरफेस को टच करता है। तो जब ये पानी की सरफेस को वर्टिकली टच करता है तो इस तरह वाइब्रेट करने से बजाय स्ट्रेट वेव्स के, प्लेन वेव्स के सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। यानी कि अगर हमने सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे कि इस वाइब्रेटर को, इस वुडन प्लेट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उठाकर हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। तो इसकी साइड पर लगा हुआ नॉब जो है वो पानी की सरफेस को टच करता है, और जब वो पानी की सरफेस को टच करता है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, और ऊपर नीचे वाइब्रेट करने से, नॉब के ऊपर नीचे वाइब्रेट करने से बजाय प्लेन वेव्स के, बजाय स्ट्रेट वेव्स के सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। बजाय प्लेन वेव्स के सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये रिपल टैंक वाला टॉपिक इतना ही है। इसके साथ अटैच किया गया बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को, तो हम इसके साथ वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। आज हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे और दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैशम ने सबसे पहले पेश किया था, और सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया था, लाइट की रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया गया था। क्योंकि लाइट भी वेव नेचर रखती है तो उस आइडिया को हमने वेव्स के ऊपर भी एक्सटेंड किया। तो जनरल अगर हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करें तो ये अगर हमारे पास एक मिरर सरफेस M, इस पर एक लाइट रे आके फॉल करती है, तो ये उस लाइट रे को बाउंस बैक कर देता है, उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जिस एंगल पर
ये लाइट आके इंसिडेंट होती है, उसी एंगल पर ये मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आइडिया को हमने एक्सटेंड किया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पर। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। The property of when waves travel in one medium, when waves are traveling in one medium, falls on the surface of another medium. When waves traveling in one medium falls on the surface of another medium, it bounces back into the first medium. Waves bounce back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection. इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। When waves traveling in one medium falls on the surface of another medium, it bounces back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection. स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप दोबारा अंडरस्टैंड करें। व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम में ट्रैवल कर रही होती हैं, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम की सरफेस पर आकर फॉल करती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पर आकर फॉल करती हैं, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो ये अपने पहले वाले मीडियम में वापस हो जाती हैं, ये अपने पहले वाले मीडियम में वापस हो जाती हैं, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, such that angle of incidence is equal to angle of reflection. When waves traveling in one medium falls on the surface of another medium, जब waves एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पर आकर फॉल करती हैं, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो ये अपने पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती हैं। कैसे वापस आ जाती हैं? सच दैट angle of incidence is equal to angle of reflection, such that angle of incidence is equal to angle of reflection. अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बुक में 2 डायग्राम्स बनाई गई हैं, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 डायग्राम्स बनाएंगे ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो हमने करना ये है कि सबसे पहले रिपल टैंक में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करनी है। रिपल टैंक में हमने प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करके इसके रास्ते में एक ऑब्स्टिकल टेढ़ा करके रख देना है, एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट इसमें टेढ़ी करके, थोड़ा तिरछा करके रख देना है। अब ये वेव्स
जो आके इससे टकराती हैं इन्हें कहा जाता है इंसिडेंट वेव्स। जिस पॉइंट पर आकर ये उस रुकावट से टकराती हैं, अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो इंसिडेंट वेव और उस नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिफ्लेक्ट होके इस रास्ते पर चली जाती है, ये रिफ्लेक्ट होके ये पाथ इख्तियार कर लेती है, इसका ये रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अब हम अगर इसको अलग अलग एक्सप्लेन करें तो दीज आर ये इंसिडेंट वेव इस पर आई, दिस इज इंसिडेंट वेव, सपोज ए ओ, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट होके दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, और ये ओ एन जो है नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अलग-अलग डायग्राम से, जिसमें इंसिडेंट वेव हम अलग दिखाते हैं और रिफ्लेक्टेड वेव अलग। दिस इज इंसिडेंट वेव। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद इस रास्ते पर आ जाती है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। तो इन दोनों डायग्राम्स को अगर हम एक ही डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो दिस इज इंसिडेंट वेव, ये ए ओ इंसिडेंट वेव, और ये पॉइंट ओ से रिफ्लेक्ट होके दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्ट होती है, और पॉइंट ओ पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड वेव जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी किया, और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक दफ़ा इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। आज तक के लिए हमने इतना ही करना है। और स्टूडेंट्स, लेक्चर के आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते। अक्सर मैंने देखा है बाहर भी इधर उधर कि कोई अगर बुज़ुर्ग कोई बात हमें समझा दे या किसी बात से मना कर दे तो हम समझते हैं कि हमारी इंसल्ट हो गई, इसने हमारी इंसल्ट कर दी। तो ऐसा नहीं है। हमारे बड़े जो हमें बातें समझाते हैं वो हमारे भले के लिए होती हैं, और जो बात हमारे भले के लिए हमें समझाई जाती है हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे घर बैठ कर रिवाइज़ करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।